बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जमशेद अंसारी। नाज़रीन, हमेशा से माजी एक करीब में जो मेरा ज़ाती मुशाहिदा है, मैं ये ऑब्ज़र्व करता रहा हूँ कि जैसे जैसे खित्ते के हालात ख़राब होते हैं, उस वक्त चंद ग्रोह ऐसे सरगर्म हो जाते हैं जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को मुसलसल तनकीद व तनकीस का निशाना बनाते हैं। चुनांचे आज आप खित्ते के हालात देख लें तो चाइना और भारत का, और इसके अलावा भारत मुसलसल मोदी जब से बरसर इक़्तिदार आए पाकिस्तान को हमेशा धमकियां देते हैं। तो उसके बाद मैं मुसलसल देख रहा हूं कि सोशल मीडिया के खिलाफ ग्रुप जो है, जो चंद ग्रुप्स हैं, वो तसलसल के साथ मुतहरक हैं और उनके कभी दिफाई बजट पे, कभी एक एस्पेक्ट, कभी दूसरे एस्पेक्ट के पे वो अटैक करते हैं। और इस तरह एक जो अवामी राय आमा है, पब्लिक परसेप्शन, वो मुरतब करते हैं अपने उन जो प्रोपेगंडा पे मबनी जो खबरें होती हैं उस हवाले से। तो चंद पोस्ट मेरे नज़रों के सामने से गुजरी, तो आज मैंने जहमत दी क्लैरिफिकेशन यानी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। यूँ समझ लें कि ज़ाहिर है मुझे इन मामलात पे इस कदर गिरफ्त और इस कदर मालूमात और कमांड नहीं है, तो मैंने खुसूसी तौर पे ज़हमत दी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब को। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने खुसूसी टाइम निकाला। सर पहला सवाल ये है कि सोशल मीडिया पे जो तसलसल के साथ जो पाक फौज के खिलाफ एक प्रोपेगंडा होता है, तो सर अभी कुछ पोस्ट मैंने देखी और मेरे कुछ दोस्तों ने भी मुझे फॉरवर्ड की, और उसमें ये बात बार बार सर्कुलेट कर रही है कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं, वो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने ख़ानदान के तमाम अफराद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सर, कि आला सरकारी ओहदों पे उन्होंने अपॉइंट कर दिया है। तो इन खबरों में है सर, वो किस कदर, कितनी हकीकत है और कितनी सदाकत है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं जवाब देने से पहले जो आपने इब्तिदाइया में बात की, मैं उसी की तायीद करते हुए दो चीजें बताना चाहता हूँ। ये बहुत सारी बातें वक्तन फक्तन आती रही और आती रहती हैं, आएंगी आइंदा भी, और ये रिपीट हो रही होती हैं। इल्जामात हैं जो दोहराए जाते हैं जब भी कभी कोई ऐसा मौका निकलता है कि कोई जरूरत पड़ती है किसी को, तो वो ये चीजें दोहराना शुरू कर देता है। इसमें दो तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो कि आप कह लीजिए कि जिनका बाहर से कुछ एजेंडा है, बाहर आपके दुश्मन है वो, या उनके आगे कोई एजेंट ये काम करते हैं ताकि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान दूरियां पैदा की जाए शकूक व शुबहात के। और दूसरे वो लोग हैं जो करप्शन में मुलव्वस होते हैं और वो अपनी करप्शन से तवज्जो हटाने के लिए या ये जाहिर करने के लिए कि जनाब फलां भी करप्ट है, यानी अगर कोई चोर है तो वो अपनी चोरी का हिसाब देने की बजाय वो दूसरों पर उंगलियां उठानी शुरू कर देता है। तो इस तरह के इल्जाम जो है वो अमूमन इस तरह के इल्जाम लगा के तो कोशिश की जाती है कि अपनी जान छुड़ाई जाए। तो दोनों तरह से ये एक ऐसा काम है जिसका नोटिस लेना चाहिए, क्लैरिफिकेशन भी होनी चाहिए और अवाम को सही सूरत हाल का पता लगना चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, अब मैं जब ये चीजें देखता रहा हूँ आपकी तरह, तो बाजवा साहब पे इल्जाम आ गया कि जनाब वो फना ह्यूमन राइट्स के जो ह्यूमन राइट्स कहते हैं, ये ह्यूमन रिसोर्स के जो मैनेजर हैं यहाँ पे PIA में, उनका नाम वो फना बाजवा है, वो इनकी बहन लगती हैं, ये कोई रिश्ता। बात यह है कि बाजवा तो एक बहुत बड़ा आप कह लीजिए कि एक जात है लोगों की, कोई कहीं रहते हैं, कोई कहीं इंडिया में भी बाजवात हैं, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में कोई सरगोदा में है, कोई सियालकोट में, मतलब पूरे मुल्क में फैले हुए, लेकिन वो सारे आपस में रिश्तेदार नहीं है। ये जाट बरादरी का एक आप कह लीजिए कि एक उसकी शाख है जो बाजवा है। और जो बाजवा साहब का अपना बेटा है या उनकी बेटी, उनका कभी किसी ने नाम ही नहीं सुना, उनको कोई जानता ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं। लेकिन अगर उसने फायदा पहुंचाना है, कुछ करना, तो सबसे पहले अपने बेटा बेटी को करे। लेकिन वो आप नाम लेते हैं किसी का, जहां कहीं किसी के नाम के साथ बाजवा लगा हुआ है, आप कह देते हैं जी ये इसका रिश्तेदार है, इसने यहाँ लगवा दिया। तो बाजवा काफी पढ़े लिखे लोग हैं, वो उन्होंने खुद मेरी अपनी बरादरी में बाजवा साहब बाजवा थे, मेरी बेटी जो है वो बाजवों के यहाँ पे आई हुई है, तो उनका इनसे कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। तो इस वजह से पिछले दिनों अब ये एक प्रोपेगेंडा जारी, पिछले दिनों
ایک لاہور میں یہ یہاں پہ گلبرگ میں بلڈنگ بن رہی ہے، بہت بڑی بلڈنگ، یہ ہمارے آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کی بلڈنگ ہے، اور اس کے بارے میں کہہ دیا کہ جناب یہ باجوہ صاحب کی بلڈنگ ہے، وہ بنوا رہے ہیں، وہ چرچا شروع کر دیا، اس کا دھڑا دھڑ سوشل میڈیا پہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی دیکھیں، یعنی لوگ بھی تحقیق نہیں کرتے اور بعض اوقات لکھے ہوئے پہ یوں یقین کر لیتے ہیں، وہ باتیں چل جاتی ہیں۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ میرے پاس زمین جو ہے یہ گھر کی، یہ میرے پاس زمین ہے 2 کنال، کسی نے لکھ کے لگا دیا کہ جناب امجد شعیب کو حکومت نے 64 روپے ایکڑ، 164 روپے ایکڑ کے حساب سے 25,000 ایکڑ زمین دے دی۔ اب آپ سوچیں کہ 1 ایکڑ نہیں، 2 نہیں، 25,000 ایکڑ، وہ پتہ نہیں کتنے دیہات بنتے ہوں گے، یہ کیا بنتا ہے، لیکن کوئی اس کا نام و نشان نہیں۔ تو یہ ایک پروپیگنڈا ہے اس طرح کا جو کیا جاتا ہے کہ اب افواج پاکستان جو کہ بڑی اپنی قربانیاں دے کے اس ملک کے لیے خدمت کر رہی ہیں، ملکی کام کر رہی ہیں، ان کو بدنام کیا جا سکے، عوام اور ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی جا سکیں، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ باجوہ صاحب نے نہ کسی کی سفارش کی ہے، نہ اپنے کسی رشتہ دار کو لگایا ہے۔ میں اکثر ان کے رشتہ دار جانتا ہوں، اور ان کے رشتہ دار زیادہ تر فوج میں ہیں، یا ریٹائرڈ ہیں فوج سے، یا فوج میں ہیں، یہ ادھر ہی، یعنی زیادہ تر ان کا رخ اسی طرف ہے۔ تو وہ میں سب اکثر لوگوں کو جانتا ہوں، کوئی ایسا کام نہیں ہوا۔ یہ میرا خیال ہے کہ عوام کو پتہ لگنا چاہیے کہ یہ ایک پروپیگنڈا کا حصہ ہے۔ بالکل صحیح سر، بالکل صحیح۔ اچھا سر، ایک اسی سے ریلیٹڈ ایک اور نیوز ہے، اور اس میں یہ کہا گیا گو کہ انہوں نے ٹینیور یا دورانیہ نہیں بتایا کہ امریکہ سے 3 ارب ڈالر آتے ہیں، اور وہ 3 ارب ڈالر تک صرف جنرل پرویز مشرف صاحب، جنرل کیانی صاحب اور جنرل پاشا صاحب کی رسائی تھی، اور ان تینوں جنرلز نے یہ جو 3 ارب ڈالر ہیں جو امریکہ سے آئے تھے آپس میں تقسیم کیے اور پاکستان کے سرکاری خزانے میں جمع نہیں کرائے۔ تو یہ بات تو سر ویسے منطقی طور پہ بھی یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، میرا ذہن بھی منطقی طور پہ ویسے اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ تینوں جنرل جو 1 ارب ڈالر آپس میں بانٹ رہے ہیں، اور ان لوگوں کو سر یہ معلومات مل جاتی ہیں۔ یہ بالکل ایک نیا اور عجیب و غریب قسم کا شوشہ ہے۔ بات یہ ہے کہ جو بھی پیسہ ملتا رہا ہے، یہ آپ کو میں اس کا پروسیس سمجھا دیتا ہوں۔ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ بل بھیجتی تھی ان کو، امریکیوں کو، کہ آپ کی سپورٹ میں ہم نے اتنی آرمی افغانستان بارڈر پہ فلاں فلاں جگہ لگائی ہوئی ہے، اور اس کا یہ خرچہ ہے، وہ اس میں خرچہ جو ہے وہ 1 روپے کا حساب کے جناب یہ اتنی جیپیں چلی، اتنی گاڑیاں بڑی چلی، یہ پیٹرول خرچ ہوا، یہ اب ہمارا اسلحہ خرچ ہوا، یہ فلاں ہوا، یہ ہوا۔ تو وہ اس کا آڈٹ باقاعدہ کرتے تھے ان کے لوگ، اور عموماً جو ایکچوئل خرچہ ہوا ہوتا تھا وہ پاکستان کو نہیں ملتا تھا، اور وہ اگر آپ کا 100 روپیہ خرچ ہوا ہے تو یہ عموماً 50 یا 60 دیتے تھے، اس سے زیادہ انہوں نے کبھی نہیں دیا۔ اب وہ چونکہ بل جاتے تھے حکومت پاکستان کی طرف، تو وہ پیسہ بھی ڈائریکٹ اسٹیٹ بینک میں آتا تھا اور کہیں جاتا ہی نہیں تھا۔ یہ جو بات کسی نے کہی ہے، یہ تو یوں لگتا ہے کہ $3 بلین جو ہے وہ آپس میں ہاتھ میں دیا گیا، امریکی صدر نے کہا یہ پرویز مشرف آپ اپنی جیب میں ڈال لیں، تو ایسا تو ہوتا ہی نہیں، ایسا تو پیسہ ملتا ہی نہیں آپ کو۔ یہ تو انٹر بینک جو ٹرانزیکشن ہے اور ان بلوں کے مطابق ہے، اور یہ اسٹیٹ بینک کو جاتا پیسہ، لہذا اسٹیٹ بینک سے نکالا نہیں جا سکتا۔ یہ چونکہ حکومت نے خرچ کیا ہوتا ہے تو وہ بجٹ میں انڈیکیٹڈ ہوتا ہے کہ جی ہم نے اتنا خرچ کیا تھا، یہ خرچ ہمیں پیسہ واپس امریکہ سے ملنا ہے، لہذا وہ ادھر پورا ہو جاتا ہے اس کھاتے میں جہاں آپ نے وہ اپنے اکاؤنٹس میں دکھایا ہوا ہے کہ یہ خرچہ کیا تھا، جب ادھر ملتا ہے تو وہ پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ عموماً اس سے بہت کم دیتے رہے ہیں، 40-50% کم دیتے رہے ہیں، تو حکومت جو ہے وہ نقصان اٹھاتی رہی ہے، لیکن یہ پیسہ ڈائریکٹ حکومت کے بجٹ میں جاتا رہا، لہذا کبھی بھی یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اس طرح کی رقم کسی کے ہاتھ آئی ہو۔ 1 روپیہ، 2 روپیہ یا $2، $10 تو چلو کوئی بات سمجھ آتی ہے، یہ $100 ہو، $1 ارب تو بہت بڑی رقم ہے۔ یہ تو بڑے کم لوگ ہیں پاکستان میں جن کے پاس یہ اتنا سرمایہ موجود ہوگا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا سر، ایک اور امپارٹنٹ سوال ہے، ظاہر ہے مجھے باہر سے بھی چند لوگوں نے، دوستوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ ہمیں بتائیں، تو میں نے کہا کہ مجھے ذاتی طور پہ اس چیز کی معلومات نہیں ہے، اور نہ ہی میں ان امور کا اتنا ایکسپرٹ ہوں۔ تو وہ سوال سر یہ ہے کہ
जनरल कियानी साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया में हैं और उन्होंने वहाँ पे बाकायदा एक आइसलैंड खरीद लिया है, जनरल कियानी साहब के बारे में। और इस इल्ज़ाम का बज़ाहिर मकसद, बल्कि यकीनन मकसद यही है कि उन्होंने जैसे करप्शन करके वहाँ पे पूरे का पूरा जजीरा जो है वो खरीद लिया है। तो इस बात में कोई सदाकत लगती है सर? पहली बात तो ये है कि जिस दिन से जनरल कियानी रिटायर हुआ है, आज उसको 6 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया। 3 साल जनरल राहील शरीफ के, 3 साल जनरल बाजवा साहब के, और ये उनका चौथा साल है। 6 से ऊपर हो गया। इन 6 सालों में जनरल कियानी एक दिन के लिए भी बाहर नहीं गए मुल्क से। तो सबसे पहली तो ये चीज है कि वो एक दिन भी बाहर नहीं गए। तो जजीरे किस लिए लेने हैं? दूसरी बात ये है कि ना तो कोई जजीरा लिया, बल्कि उनका जो एसेट है वो पाकिस्तान में है, उनके घर वगैरह है, जो कुछ भी है यहाँ पे उन्होंने बनाया। तो इसी से आप अंदाजा कर लें कि जो शख्स मुल्क से बाहर गया ही नहीं 6 सालों में, उसके नाम पे कहना कि उधर जजीरा, जजीरा उसने रखा किस लिए फिर, अगर खुद उसने बाहर नहीं जाना कभी तो पहली बात ये कहते हैं कि जनाब वो पाकिस्तान में नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया में है। दूसरा कहते हैं उन्होंने जजीरा ले लिया, और ऑस्ट्रेलिया में है वाला तो सीधा झूठ, क्योंकि वो पाकिस्तान से बाहर गया ही नहीं 6 सालों में, वो यहीं मौजूद हैं। और अक्सर औकात उनसे मुलाकात होती है किसी फंक्शन पे, खाने पे, या कोई शादी ब्याह किसी का, या कोई खुशी गमी के मौकों पे सारे लोग आते हैं तो वहां मुलाकात हो जाती है, तो यही है। लिहाजा ये कहना, और मैं एक चीज और आपको बताऊं, जनरल कियानी के भाइयों पे इल्जाम लगते रहे, और उनके भाइयों का उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि चूंकि मैं उनकी किसी भी चीज को ओन नहीं करता, कि वो मैं जिम्मेदार नहीं, लिहाजा मेरी तरफ से उनके ऊपर मुकदमे चलाए जाएं, उनको पकड़ा जाए, जो भी किया जाए, ये वो खुद जिम्मेदार है उस चीज के। तो वो तो उन्होंने खुद, चुनाचे उनके एक भाई का केस नैब में है, मुझे पता है उसका। लेकिन जनरल कियानी की अपनी लिविंग, उसका रहना सहना, ये वो ना उसकी कोई जिम्मेदारी है, वो बड़ी सादा है कि उसको इंसान ये कहे कि भी उसने कोई लविश जिंदगी गुजारनी थी, लिहाजा उसको पैसा चाहिए था। वो तो बहुत सादगी से जिंदगी गुजार रहा है, और उसकी कोई ना जरूरियात है ज्यादा ना कोई इसका, क्योंकि उसका लंबा चौड़ा खानदान ही, एक बेटा है उसका। उसका पीछे ये भी इल्जाम लगा कि जनाब उन्होंने अपनी बेटी जो है वो किसी अमेरिकन फैमिली में कहीं ब्याह दी है, वहां पे बेटी उसकी है ही नहीं। यानी एक बेटा है उसका, और उसकी टोटल औलाद यही है। और बेटा यहाँ नौकरी करता है, जॉब करता है एक कंपनी में। जॉब भी उसका बड़ा से दरमियाने दर्जे का जॉब है, ये भी नहीं कि कोई बड़ा उसको आला जॉब मिला हुआ है या कुछ ऐसा। वो अपनी उसने तालीम और हैसियत के मुताबिक एक दरमियाने दर्जे का जॉब दिया हुआ है। तो इसके अलावा तो उनका कोई जिम्मेदारियां नहीं है, और ना ही कोई एसेट है, तो पैसे किस लिए जमा करने हैं शख्स? तो कोई ऐसा किस्सा नहीं है। ये ज्यादातर वही किस्सा है कि बड़ी अजीबोगरीब से, जैसे मैंने अपना सुनाया कि 25,000 एकड़ 164 रुपए पर एकड़ के हिसाब से अमजद शहर साहब को दिए गए। मैंने तो सीधा उसी पे लिखा, मैंने कहा भी जिस किसी को पता है कि ये 25,000 एकड़ कहाँ पे हैं, वो मेहरबानी करके खुद ले ले, मुझसे दस्तखत करा ले उन पे, जहाँ भी कहीं करवाने हैं। मुझे नहीं चाहिए ये 25,000 एकड़। तो ये सर सारे इल्जाम हैं। जो इन इल्ज़ामात के बहुत सारे पहलू, आज जनरल कियानी साहब पाकिस्तान में हैं, उनकी कोई बेटी भी नहीं है, तो बहुत सारे पहलू यकीनन जो लोग देख रहे होंगे, तो बहुत ज़्यादा पहलू आपने क्लियर करा दिए सर। और सर एक और बात